सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं संतोष पटेल आपके अपने चैनल स्मार्ट स्ट्रीम स्वागत करता हूं। दोस्तों ये MPPSC टेस्ट सीरीज़ के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ है, मतलब जिसमें पुराने पेपर जो हो चुके हैं उसको मैं सॉल्व करा रहा हूं। और आपको पता है कि जो पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूं ये 21 मई 2023 को हुआ था। MPPSC 2022 का है। आपको पता है कि MPPSC कैलेंडर एक साल पीछे चल रहा था। अब आपको पता है कि नेक्स्ट जो हमारा पेपर है MPPSC प्री का, वह है आपका 17 दिसंबर 2023 को, जिसके फॉर्म 22 सितंबर से भराए जाएंगे। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन कुछ किए थे। आज हम चाहेंगे कि इसके जो 100 क्वेश्चन है वो पूरे हो जाए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है कि भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो देखिए, बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। क्या आंसर हो सकता है? देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा या पाँचवा। तो देखिए इसका डिटेल आंसर यहाँ दिया हुआ है, पढ़ लें आंसर को। क्या लिखा हुआ कि मध्य प्रदेश में देश के कुल कोयले का भंडार कितना है? 7.71%। मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं? उमरिया है, सीधी, शहडोल, बैतूल। और भारत में कोयले के संदर्भ मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? चौथा। तो ये आपको याद रखना है। मतलब MPPSC में एक खनिज से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है कि कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, या हीरे के उत्पादन में कौन सा है, या तांबे के उत्पादन में कौन सा है। तो आप एक क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोम। तो इसका डिटेल पढ़ लीजिए। तो खाद्य एवं कृषि संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा जाता है? 16 अक्टूबर 1945 को। रोम कहाँ पे? इटली में है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि विपणन संबंधित शोध विषयों का अध्ययन करना। तो ये ध्यान रखना आपको, विपणन मतलब व्यापार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो ये आपको पता होना चाहिए। मतलब एक जनसंख्या संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है शाह, मेघालय। तो जो 2011 की जनगणना हुई है उसमें मेघालय राज्य में 27.82% की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि भारत में 10 की वृद्धि दर कितनी है? 21.54 से घटकर 17.7% हो गई है 2011 की जनगणना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मिकांग निम्नलिखित किस देश से नहीं गुजरती है? तो आपको यहाँ ये विश्व वर्ल्ड से क्वेश्चन आया, विश्व भूगोल से क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। तो पहले आपको पता होना चाहिए दक्षिण पूर्व एशिया आपका मैप में कहाँ पर है। और तो इसका आंसर देखिए क्या दिया है, मेकांग नदी का उद्गम तिब्बत के क्षेत्र में है तथा यह नदी चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस तथा कंबोडिया से होकर बहती है। लंबाई के अनुसार यह विश्व की 13वीं सबसे बड़ी नदी है तथा बहाव में अनियमितता तथा जल प्रवाह के कारण इसका अधिकांश भाग नौकाओं के लिए अगम्य है। मतलब इसमें नौकाएं नहीं चला सकते। और ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकांग निम्नलिखित किस देश से नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर शाह है, मतलब बांग्लादेश से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर कहाँ पे है? केरल में। लेकिन अभी केरल ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो सकता है? देखिए इसका आंसर आ है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? मिज़ोरम। तो इसके अनुसार क्या दिया? महिला साक्षरता दर वाले केरल में 92% और मिजोरम में 89%। तथा भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? 64%। तो राज्य के हिसाब से केरल ऑप्शन में है नहीं, तो अभी मिजोरम हो जाएगा 89। और यदि भारत में महिला पूछे तो 64.6 देख लीजिएगा लगभग जो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लो एस के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? तो भारत के संबंध में पूछा है। ये 4 ऑप्शन आप इनको पढ़ लें एक बार अच्छे से, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यदि मैं ज़्यादा ऑप्शन पढ़ूंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हमें ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बा क्या हो जाएगा कि देश के लो एस के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड एवं उड़ीसा में है। ये गलत है। देश के लो एस के कुल संचित भंडार का लगभग 50% झारखंड और उड़ीसा राज्य में है, क्योंकि आपको पता कोई चीज़ 100% होती है। इसके अलावा लो एस का भंडार कहाँ पे? उड़ीसा के मयूरभंज जिले तथा कर्नाटक राज्य में बेल्लारी लो एस का प्रमुख खनन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020-21 में कौन सा राज्य देश में मूंगफली में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपको पता है कि मूंगफली के लिए क्या जाना जाता है? गुजरात और महाराष्ट्र ज़्यादातर। इसका डिटेल है
कि देश में गुजरात मूंगफली उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है। इसका कुल उत्पादन देश का 40% है। मतलब जितनी मूंगफली पूरे देश में होती है 40% कहाँ होती है? गुजरात में। इसके अलावा और राज्य देख लीजिए, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। तो ये आपको ध्यान रखना, मतलब एक क्वेश्चन फसल से आता है कि कौन सा राज्य किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व इतिहास में, विश्व भूगोल में हो गया, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो सभी को पता है एटलस साइकिल आती थी, और साइकिल कौन लोग चलाते हैं? जो ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं और सबसे ज़्यादा मेहनती, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप पिछड़ा हुआ है, साइकिल वहीं चलाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया देशों में स्थित है। बाकी आप इसका थोड़ा डिटेल देख सकते हैं, ज़्यादा इसको नहीं पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन निम्नलिखित में किस प्रकार के वन है? तो आपको पता है सुंदरबन डेल्टा कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। और सुंदरबन किस प्रकार का है? तो इसका होगा तटीय व ज्वारीय वन। तो ये इसका डिटेल दिया है कि सुंदरबन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा। ये आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा क्या है? सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। और कहाँ कहाँ फैला? भारत और बांग्लादेश में। और यहाँ के नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यहाँ पर पाए जाने वाले वन कैसे हैं? तटीय व ज्वारीय प्रकृति के हैं भाई, क्योंकि आपका जो है बांग्लादेश हो गया या भारत का जो तटीय हो वहाँ पे सुंदरबन पाए जाएंगे, तो आपको देख लेना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 इज रीज, 90 डिग्री पूर्व रीज इनमें से कौन से महासागर में स्थित है? ये भी एक टफ क्वेश्चन था थोड़ा, क्योंकि नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन यदि पेपर में आ जाते हैं दिक्कत करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर में। ये इसका डिटेल आप पढ़ सकते हैं कि 90 डिग्री पूर्व रीज हिंद महासागर में स्थित है। और हिंद महासागर बारे में आपको पता है क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 कथन दिए हैं, पढ़ लीजिए कि पवन ऊर्जा के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको याद कर लेना आपको। और यहाँ इसके आंसर दिए हुए हैं। देश के पवन ऊर्जा क्षमता में 16.4 गीगावाट क्षमता के साथ देश में ऊर्जा उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। और इसमें क्या बोला था कि मध्य प्रदेश स्थान देश में तीसरा, तो ये गलत हो गया। तो कौन सा सही नहीं? तो आंसर वो हो जाएगा आपका डी, द। देश में पवन ऊर्जा क्षमता सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तो पवन ऊर्जा के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया निम्नलिखित में कौन सा देश स्थलबद्ध देश नहीं है, मतलब लैंड लॉक? तो निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध यानी लैंड लॉक देश नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। भाई थाईलैंड सब घूमने जाते हैं ना, बैंकॉक, वहाँ तट तो रहेगा। बाकी नेपाल लैंड लॉक हो गया, लाओस लैंड लॉक हो गया, भूटान लैंड लॉक। आपको पता है लैंड लॉक देश क्या होते हैं? जिनके साथ कोई समुद्र तट नहीं लगा होता, आजू बाजू मतलब उनके पास स्थलीय सीमा होती है, तट नहीं लगे रहते, तो लैंड लॉक देश है। अब ये मध्य प्रदेश की राजभाषा से संबंधित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। लाडली बहनी योजना इस समय चली रही, आपको याद ही है। तो कितना रुपये? ये तो सिंपल क्वेश्चन था, 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, जो कि आगे बढ़ के 3000 तक होने वाला है, और अभी बढ़ भी गया, 1250 हो गया है। तो आप इसको देख लीजिएगा। इसकी शुरुआत कब हुई ये इंपॉर्टेंट है, 25 मार्च 2023 को, ठीक है। और उम्र ये सीमा पूछ सकता है कितने साल के लिए? 23 से 60 वर्ष तक, ठीक है। अभी शायद इसमें कम कर दिया, 21 साल कर दिया, तो इसको एक बार देख लीजिएगा आप। और इसमें वो ट्रैक्टर वाली भी कहानी है, पहले जिसके नाम ट्रैक्टर था तो उन महिलाओं को नहीं दिया था, वो बदल दिया गया, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। मतलब 2-3 क्वेश्चन मध्य प्रदेश की योजनाओं से आते हैं पेपर में, तो आपको योजना समझना है, कब उसकी शुरुआत हुई, किसके लिए है, और उसमें क्या राशि है। ये क्वेश्चन कई बार आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वह है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब क्या? यदि 1 किलोमीटर आप लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई जाओगे तो वहाँ पे आपको 236 व्यक्ति मिल जाएंगे। और जो विदेश होता है जैसे इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पता चला आप कई किलोमीटर चले गए, आपको लोग ही नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा है अपने यहाँ। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी है, 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा? भोपाल है, जिसका 844। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको नोट कर ले आप, शायद स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि कई बार पूछा जाता है इससे जनसंख्या घनत्व से क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपको पता है जो महिला होगी क्या होगी? सरल होगी, तो सरला ग्रेवाल। ये दिया कब बनी थी? 1989 और 1990। भारत की दूसरी महिला प्रशासनिक सेविका अधिकारी थी सरला ग्रेवाल, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत घोषित होने की न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? तो आपको पता है
ग्राम पंचायत घोषित न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन लगभग 1000 की आबादी पर किया जाता है। ग्राम पंचायत में कम से कम 10 वार्ड व अधिकतम 20 वार्ड हो सकते हैं। ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है। तो ये नॉर्मल एक सरपंच प्रमुख रहता है, लेकिन ये वार्ड याद कर लीजिएगा। ग्राम पंचायत में कम से कम 10 वार्ड और अधिकतम 20 वार्ड हो सकते हैं। और कितनी आबादी पे ग्राम पंचायत गठन किया जाएगा? लगभग 1000 की आबादी पर। आदिवासी क्षेत्र में शायद 500 पे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको याद रखना है कि कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो ये हो जाएगा 3 बार। मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, कब कब लगा है ये डेट डली है और मैं सन पढ़ ले रहा हूँ 1900। ठीक है, ये 77 में लग चुका है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। देन दूसरा 1980 से 1980 तक है, और तीसरा 1992 से 1993 तक। तो जो तीसरा वाला राष्ट्रपति शासन है वो सबसे लंबा कार्यकाल था, 1992 से 1993 वाला। और बाकी 30 ये 97 की जगह 77 है। थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे मिस्टेक है, मैं सही कर दे रहा हूँ। ये जो है यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, 77 होगा, 1977 से 1977। ठीक है, सबसे ये भी पूछ सकता है सबसे लंबे समय तक कौन सा था? तीसरा वाला। और इसमें एक याद रखिए कि जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? ये भी क्वेश्चन कई बार आया, तो आपको ढूंढ के बताना है, कमेंट करके बताइएगा। या उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इसका बा हो जाएगा, मुख्यमंत्री द्वारा नामित निर्दिष्ट मंत्री। तो जब मुख्यमंत्री ना रहे तो मंत्रिपरिषद का मुख्यमंत्री होता था, तो मंत्रिपरिषद बैठक मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री अध्यक्ष करता है। मतलब जैसे अपने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कहीं चले गए, अब मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करनी है, तो वो कहीं अगर जाएंगे तो किसी को नियुक्त करके जाएंगे कि हाँ मेरी जगह ये काम करेगा। ठीक है, तो आपको याद करना ये। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये सिंपल क्वेश्चन था, तो ये हो जाएगा रविशंकर शुक्ल। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे। कब तक कार्यकाल देख लीजिए, 1956 से 1956, 1/11 मतलब नवंबर में है, और फिर कितने मतलब उसी साल तक दिसंबर तक थे, 31 दिसंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य में ग्राम पंचायत, ये थोड़ा सा रिपीट हुआ शायद, आई थिंक ये कर चुके हैं, ये हो गया। अब आते हैं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। तो क्वेश्चन है, 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में किस मंत्रालय संबंधित है? तो मैंने बताया कि मध्य प्रदेश की योजनाओं से संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं, और उस योजना किस मंत्रालय संबंधित है, कितनी राशि है, किसके लिए है, कब लागू हुई। ठीक है, तो ये सब पढ़ना है। यहाँ क्वेश्चन देखिए, सौभाग्य योजना आ गया है ना, तो सौभाग्य योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसलिए रोजगार समाचार पढ़ते रहिए। क्या दिया सौभाग्य योजना, किसके लिए? सिंपल है, क्या हो जाएगा? विद्युत मंत्रालय। कब शुरू हुई देख लीजिए, और सौभाग्य योजना क्या थी यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय लोकसभा के वहीं गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, जिनको हम, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा? गणेश का जी हो जाएगा, वासुदेव का वी, हाँ एम। तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म भी कई चलता है। मराठी परिवार से थे, और कार्यकाल कब दिया? 1905 से 1956 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति, ये भी अच्छा क्वेश्चन था और बहुत सिंपल है। 1972, सॉरी इसका अनुच्छेद 72 हो जाएगा, 72। तो क्षमादान की शक्ति मतलब राष्ट्रपति संबंधित जितने अनुच्छेद आप उनको याद कर ले एक बार। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पढ़ सकते, बहुत लिखा हुआ है क्वेश्चन, देख लीजिए। इसका आंसर क्या आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मतलब इस पर भी बहुत ज़्यादा विवाद था इसका आंसर में, पर इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लाया जाएगा? अनुच्छेद 61। ठीक है, और इसका डिटेल दिया हुआ है, यहाँ आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना मतलब क्या है कि राष्ट्रपति ने अपने पद का दुरुपयोग किया, या राष्ट्रपति सही से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या राष्ट्रपति कार्य करने में अक्षम है, तो उससे रिलेटेड है। तो आप यहाँ ध्यान से पढ़ लीजिए, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आपको यहाँ पर अनुच्छेद याद होगा, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? तो सिंपल है कि औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ क्या होगा? बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा। तो ऐसे जब क्वेश्चन आए तो आप देख लीजिए कि 4 में से कौन से मतलब पॉजिटिव है, कौन से निगेटिव कथन है, उसके अनुसार आंसर हो जाएगा।
मतलब क्या होता है, जब भी बाज़ार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, मतलब नई नई कंपनी आती हैं, तो जो उपभोक्ता उसको फ़ायदा होता है, क्योंकि चीज़ें क्या होती है, सस्ती मिलती है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जैसे जियो। जियो के पहले बहुत सारी कंपनियां थी, एयरटेल थी, आइडिया थी, वोडाफोन थी, सब अपना डेटा महंगा बेच रही थी। लेकिन जियो ने आया, कंपटीशन बढ़ाया, डेटा सस्ता कर दिया, तो फ़ायदा किसका होता है? हमेशा उपभोक्ता का। किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये दिया है कि 1 जनवरी 1949 को। कौन से 1934 के अधिनियम के तहत? और 1 अप्रैल 1935 की थी स्थापना। यह भारत का क्या केंद्रीय बैंक है, जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, इसका आंसर कई लोगों को पता नहीं था, तो इसको देख लीजिएगा। इसका अनुच्छेद है 222, जिसमें क्या कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेज सकता है। इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा इसका डिटेल। नेक्स्ट है, नेहरू ने संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया था? तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव वही प्रस्तावना जो अपना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान का मूल ढांचा है प्रस्तावना, क्योंकि इसमें बहुत जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 51वां संशोधन प्रदान करता है, 91वां, सॉरी, भारतीय संविधान का 91वां 51वां क्या प्रदान करता है? तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आ है, मंत्रिपरिषद सीमित संख्या। मतलब भाई ये है कि इसमें ये बताएगा कि मंत्रिपरिषद में जो संख्या इतनी ही हो सकती है, नहीं कि हम कितने भी, मतलब जितने भी लोग चुनाव जीते सबको मंत्री बना देना, एक सीमित है। तो डिटेल दिया हुआ है। कब आया था 51वां संविधान संशोधन? 2003 में आया था। दल बदल व्यवस्था संशोधन केवल संपूर्ण दल के विलय को मानता तथा केंद्र तथा राज्य मंत्री परिषद के सदस्य, और यहाँ क्या दिया, लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य संख्या का 15% होगी। तो ये आप देख लीजिएगा, मतलब ये समझ लीजिए यदि लोकसभा में 100 सदस्य हैं तो उसका 15% ही लेंगे, तो मतलब मंत्री केवल 15 ही बनेंगे। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की थी? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। बताइए क्या आंसर हो सकता है? किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की थी? तो कौन सा था? 1919 बा हो जाएगा। और इसको कौन सा सुधार बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मतलब आपको पता है, राज्य, प्रांत, ठीक है, देश, मतलब राज्यों को पहले क्या बोलते थे? प्रांत। तो उससे रिलेटेड है, पढ़ लीजिएगा। मतलब इसमें वही कि समझ लीजिए, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो कहाँ पे किसका कानून चलेगा, इससे रिलेटेड है। किसने कहा था संविधान सभा के लिए देश के लिए एक स्वदेशी संविधान निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है? ये गांधी जी ने बोला था। स्वराज साहब ने तो संविधान सभा निर्माण के समय कहा था। ये मतलब आजकल MPPSC में कथन वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि किस महापुरुष ने क्या कहा था, एक बार याद कर लें। अब कुछ विज्ञान क्वेश्चन है। एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पिवोट को कहते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया था। इसका है सिनोवियल जोड़, ऑप्शन डी। ये इसका आंसर, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा। मतलब जैसे हमारा शरीर है, उसमें अलग अलग जोड़ होते हैं, गर्दन के पास अलग, घुटनों के पास अलग, ठीक है। तो उस जोड़ से संबंधित क्वेश्चन था, बट ये किससे रिलेटेड है? एटलस और अक्ष के मध्य। नेक्स्ट, वहीं अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैगन को निम्न में से किसके लिए विकसित किया गया था? तो कीट प्रतिरोध के लिए। ये भी जो साइंस बैकग्राउंड वाले ने उनको बहुत कन्फ्यूजन था इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर है कीट प्रतिरोध के लिए। मनुष्यों में निम्नलिखित में कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक है? तो खून का थक्का क्या हो जाएगा? विटामिन के। ये सिंपल क्वेश्चन है, बायो संबंधित है, आप इसको देख लीजिएगा। और भी लिखा हुआ कि विटामिन डी क्या है, विटामिन बी क्या है, इसको पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIFS भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो ये भोपाल में। इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन था लोग, भोपाल और देहरादून में। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं MPPSC में जो कन्फ्यूज़ करते हैं। तो आपके यहाँ देख लें, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? भोपाल में। तो एक क्वेश्चन जरूर आता है कि प्रमुख संस्थान और उसका केंद्र कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, खासकर पर्यावरण संबंधी जो संस्थान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्षेत्र जो दो परिस्थिति तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ये कुछ वर्ड दिए हैं, इसका आंसर होगा इकोटोन। आप इसका आंसर पढ़ सकते हैं देखकर अच्छे से। मतलब जहाँ पे आपको वीडियो लगे आप पॉज करके उसका आंसर जरूर पढ़िए, इसलिए मैंने डिटेल लिया हूँ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हमारे देश कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल, मतलब हॉट स्पॉट बोलते हैं,
तो सबको पता सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, अपने पश्चिमी घाट में, तो उसका आंसर यही हो जाएगा। जैव विविधता का तप्त स्थल मतलब हॉटस्पॉट क्या होता है, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, मतलब अलग अलग प्रकार के प्राणी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी हो। मतलब सांप है तो सांप की बहुत सारी प्रजाति मिले, केंचुआ है तो केंचुआ की अलग अलग प्रजाति मिले, तो उसे बोलते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट। और किसी क्षेत्र की जैव विविधता जितनी अच्छी होगी मतलब वहाँ की जलवायु उतनी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की गति का मापन किया जाता है, तो ये भी साइंस का क्वेश्चन है, नॉर्मली एनीमोमीटर है। वायु हमारी दुश्मन है, ये उसका डिटेल आप पढ़ लें उसको। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग करता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसका आंसर होगा कैडमियम। मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पेपर में ऐसा आता है कि जैसे कोई हम पानी पी रहे हैं, दूषित पानी और पी रहे हैं, तो उससे हमारे शरीर में क्या होगा, या हमने नाइट्रेट का सेवन कर लिया तो क्या होगा। आपको पता है कि क्योंकि आजकल पानी की कमी बहुत ज़्यादा हुई है और ज़मीन में बहुत ज़्यादा नीचे बोरिंग करके पानी निकाला जाता है, मतलब 200-300 फीट नीचे पानी निकाला जा रहा है। तो इससे क्या होता है, नीचे जितना ज़्यादा जाएंगे खनिज तत्व उसमें मिलते जाएंगे और पानी क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। यहाँ आर्सेनिक वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है, नाइट्रेट भी है, और पारा, यदि कोई पारे का सेवन कर ले तो कौन सा रोग हो सकता है, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ डिटेल दिया, उसको आप पढ़ ले अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्न में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादन के लिए अनिवार्य किया गया। ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन है, डीप में जाके पूछा गया है। तो इसका क्या होगा, IPO। IPO का फुल फॉर्म क्या दिया, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हो जाएगा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये देख लें आप, डिटेल में दिया हुआ उसका। देन आयुष मंत्रालय का फुल फॉर्म पूछ लिया था, यहाँ भी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो आयुष का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ, आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग द्वारा संक्षिप्त आयुष भारत सरकार का सरकारी अंग है। इसका उद्देश्य, तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप हिंदी और इंग्लिश ज़रूर पढ़ लें, उससे जल्दी आंसर मिल जाता है। अब इसकी कब चालू हुआ था, ये दिया है डेट दिया। अब करंट अफेयर्स कुछ क्वेश्चन थे, तो मतलब 2023 में पेपर, उसमें करंट अफेयर्स अलग हो सकते हैं, तो मैं इनको ज़्यादा पढ़ नहीं रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हैं कि 2023 का ही है, अप्रैल 2023। थल सेनाध्यक्ष कौन रहे उस समय, तो जनरल मनोज पांडे, ठीक है। ये कब से है ये देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर दक्षिण अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज अपेंडिक्स इतने के दूसरे संस्करण का मेज़बान था। इसको आपको देख लेना, पढ़ लेना। ये मतलब नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें भोपाल, मतलब एक MP का ज़िला रहेगा और एक देश का ज़िला रहेगा, दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं और लोग ये लगता है कि हम MP वाले तो हम MP ही मार दें, लेकिन ऐसा हर बार सही नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुणे। तो एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि मतलब जो युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुए और कहाँ पर आयोजित किए, तो आपको वैसे तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था, ये देख लीजिए। तो नॉर्मली हमारे यहाँ औद्योगिक राजधानी क्या, मध्य प्रदेश की इंदौर है, या मिनी बॉम्बे बोलते हैं इंदौर को, तो उसका आंसर यही होगा। ये डेट डली, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी, तो वो मऊ है। मऊ में हमारे यहाँ भारतीय सेना का प्रमुख केंद्र रहा है। इसका डिटेल है, आप उसको पढ़ सकते हैं। क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी, मऊ में। ये कुछ खेल से संबंधित कप हैं, जैसे रंगास्वामी, शीश महल ट्रॉफी, यदवेंद्र कप, रोवर्स कप, पोलो, क्रिकेट। लेकिन इसमें क्या पूछा था, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आपके क्वेश्चन अपना तैयार रखना है कि कोई खेल और उससे संबंधित ट्रॉफी, या कोई खेल और उससे संबंधित टर्मोलॉजी क्या है, ठीक है। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तैराकी संबंधित बहुत सारे शब्द रहते हैं, जैसे बटरफ्लाई हो गया, ठीक है। इसके अलावा पोलो में बहुत सारे शब्द रहते हैं, पोलो में वो टी हो गया, ठीक है। गोल्फ में बहुत सारे शब्द रहते हैं। तो ऐसे हर खेल से संबंधित जो शब्दलॉजी, टर्मोलॉजी, आप उसको याद कर लें। जैसे अपन जैसे और भी हो सकता है इसमें, मतलब क्रिकेट संबंधित बहुत से रहते हैं, हेड विकेट हो जाना, ठीक है, LBW आउट होना। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब आपको याद रखना है। ये उसका डिटेल आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसने जीता था। तो फुटबॉल पर भी ध्यान होना चाहिए आपको कि फुटबॉल में वर्ल्ड कप कब हुआ, कौन जीता और किसको मैन ऑफ द मैच या गोल्डन बॉल मिला, तो ये ध्यान रखना आपको। इसका डिटेल आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हॉकी खेल 2022 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है।
तो हमारे यहाँ मतलब जितने पुरस्कार दिए जाते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित, ठीक है, उनको आपको याद कर लेना है, मध्य प्रदेश या देश से संबंधित। जैसे अर्जुन पुरस्कार हो गया, एकलव्य पुरस्कार हो गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया, हर पुरस्कार उससे संबंधित ट्रॉफी और किस कोच को दिया गया है, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संसद विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो आजकल मतलब हमारे जो जनजाति है उनसे संबंधित बहुत डिटेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उनको कौन से सम्मान से मतलब पद्म विभूषण या पद्म भूषण अवार्ड कब दिया गया, किसके लिए दिया गया और किसे दिया गया और वो किस ज़िले से हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ऐसी तैयारी रखनी है अपनी एमपीपीएससी प्री के लिए खासकर। इसका डिटेल आप पढ़ लीजिए, यहाँ दिया हुआ है। यहाँ कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मतलब 4-5 क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, देश की सीमाओं पर ई कॉमर्स कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है। तो सिंपल है, ग्लोबल रीच, विश्वव्यापी के लिए ई कॉमर्स। मतलब भाई आज आप फेसबुक, व्हाट्सअप, इसके अलावा ठीक है आप जीमेल हो गया और भी सोशल मीडिया साइट, इंस्टाग्राम हो गया, तो आज आप क्या कर रहे हैं, मतलब इंग्लैंड, ब्रिटेन और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से तुरंत जुड़े जाते हैं। तो क्या हो रहा है, विश्वव्यापी हो रहा है, ग्लोबल रीच। डिटेल है। कौन सा रोबोट का फ़ायदा नहीं है, वह नौकरी को प्रतिस्थापित करेंगे। तो भाई ये फ़ायदा थोड़े नुकसान होगा ना अगर नौकरी को कर लेंगे। इसका डिटेल है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है, इसको देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है। 4 ऑप्शन है, इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। तो सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार, तो सोशल मीडिया अनुकूलन मतलब ऐसे कि फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली बोल सकते हैं। भाई कोई भी मशीन है या कोई भी चीज़, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर यदि यूज़र फ्रेंडली नहीं होता, मतलब आप उसको आसानी से प्रयोग नहीं कर पाते, तो आप कंप्यूटर का यूज़ नहीं करोगे। तो वही है सोशल मीडिया अनुकूलन, मीन्स यूज़र फ्रेंडली होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा की विशेषताएं बताइए। तो ये दिया हुआ है, साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या क्या है, ऑप्शन द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये, निम्न में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है। तो ये 4 ऑप्शन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन आया था, इसको देख लीजिए क्या हो सकता है। सीधा आंसर होगा तकनीक आधारित शासन की व्यवस्था देना, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर होगा जॉन मैकार्थी, ऑप्शन बी। इसका डिटेल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है। तो हमारे जो बहुत सारे मतलब अलग अलग कंपनी है, जैसे अमेज़न, फेसबुक, गूगल, इन्होंने क्या किया, कुछ एआई आधारित चैटबॉट बनाए हैं जो आपकी मदद करते हैं। मतलब जैसे रेलवे का भी चैटबॉट रहता है कि रेलवे से आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ से रिप्लाई आ जाता है, मतलब एक तरह के रोबोट ही हैं जो आपको आंसर रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा 2-4 जो और बचे वो मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये था, इलेक्ट्रॉन उपकरण संबंधित निम्न में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जाती। तो ये क्वेश्चन था आपके पास। तो इसका देखिए आंसर थोड़ा सा, मतलब इसका जो आंसर आया था इसमें बहुत ज़्यादा विवाद था, बाकी आंसर 4 था उसका, आप इसको पढ़ सकते हैं, साइंस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है। तो इसका भी कन्फ्यूज़न था आंसर में, इसका हो जाएगा क्षमता, ऑप्शन द दिया है। अब ये आयोग से संबंधित क्वेश्चन है, आपको पता है कि मध्य प्रदेश 10वीं जो यूनिट है उसमें आयोग से संबंधित 10 यूनिट से ज़्यादा है, तो आप उनको याद कर लीजिए कौन कौन सी है। देखिए क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है। तो मतलब जो अपने आयोग से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं थोड़ा बता दूं आपको। देखिए आयोग में जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जैसे हम ले लें मानव अधिकार आयोग, एनजीटी ले लें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो जैसे मानव अधिकार आयोग है तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि कोई आयोग है तो उसका अध्यक्ष कौन हो सकता है, ठीक है, उसमें कितने सदस्य हो सकते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है या उनको पद से कौन हटा सकता है, उनका कार्यकाल कितना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे आयोग हैं अपने इसमें, महिला आयोग हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, ST/SC आयोग हो गया। तो ये बहुत सारे 10 करीब यूनिट है, उनको आप पढ़ लें अच्छे से और यही तरीका रहेगा। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कौन करता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बा, मुख्यमंत्री। इसका डिटेल है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य पेशवा आयोग के अधिनियम 2021 के अंदर कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं। तो इसको देख लेना है यहाँ पे, 3 अशासकीय सदस्य कितने हो सकते हैं, 3।
अगला क्वेश्चन ये आपके पास, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में कौन से कथन का विश्लेषण कीजिए। ये कथनों का विश्लेषण है, इनको पढ़ लीजिए आप और क्वेश्चन क्या पूछा फिर उत्तर दीजिए। पहला सत्य दूसरा सत्य ये दिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका सा और दा दोनों माना गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जाएगा। 12 अक्टूबर 1993 को गई, जिसका प्रमुख कार्य मानव अधिकारों हेतु कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करना तथा मानव अधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये लोक सेवा आयोग से संबंधित है, किस अनुच्छेद में जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 315। तो ये कौन सा भाग है, 14 है और अनुच्छेद 315। बाकी आप डिटेल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तों का विनिर्दिष्ट कौन करता है या किस अनुसूची में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है दूसरी अनुसूची में। और इससे संबंधित जो मैंने हमारे अधिकारी हैं उनका नाम दिया हुआ है, कौन कौन के लिए है दूसरी अनुसूची प्रावधान, ये पढ़ ले आप। ये क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब स्थापित या अस्तित्व में आया था। आयोग ने इसको डिलीट कर दिया है। बाकी इसका आंसर ये होगा 1 फरवरी 1994। अभी इस पर मतलब देखिए विवाद हुआ है, कई रिट लगी हुई हैं, कई अपील लगी हुई है हाई कोर्ट में, तो देखते हैं क्या निष्कर्ष निकल आता है। नेक्स्ट, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। ये इसका डिटेल हो सकता है कि नीति आयोग कब बना है या कब स्थापित हुआ, 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष को देश के पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष। पदेन शब्द क्यों आया, क्योंकि प्रधानमंत्री ऑलरेडी बहुत सारे पदों के अध्यक्ष हैं, तो इसलिए यहाँ पे पदेन शब्द आया है। और उपाध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ये पढ़ लीजिए, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया जी थे। और वर्तमान में कौन है, सुमन बेरी। तो नीति आयोग संबंधित हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। ये सतर्कता आयोग संबंधित क्वेश्चन था, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और आंसर क्या हो जाएगा, के संथानम समिति। ये कब बनी थी, 1962-64 में। और भ्रष्टाचार, भारत में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बनाई गई थी समिति। इसका डिटेल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त तो नहीं हो सकता। तो ये सब दिए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए कि राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ, ये पूछा गया है। तो 12 अक्टूबर 2005 में किया गया है। और इसका जो क्वेश्चन क्या पूछा है, राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता। तो ये दिया हुआ कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता, मतलब पात्रता क्या है। नेक्स्ट है, भारत संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का पूछा, जनजाति का नहीं, मतलब यहाँ पे SC का पूछा गया है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 338। ये इसका डिटेल है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये था MPPSC प्री 2022 का पेपर, जिसके पूरे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन थे और इस पार्ट में मतलब टोटल ओवरऑल जितने 100 क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिया, और ये टॉपिक वाइज है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी यदि कुछ दिक्कतें तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं देखता हूँ, आप नेक्स्ट जो पेपर है वो लेके आऊँगा। तब तक आप तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।